फटाफट पिछले करंट अफेयर का रिवीजन करिए, उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर से 2 क्विज लगाऊंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2020 का पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? अर्मांड मोंडो डुप्लांटिस ने, ये स्वीडन के हैं। वहीं महिला श्रेणी में विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है यूलिमार रोजस को, ये वेनेजुएला की हैं। आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का। किस संस्था ने भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? यूएनसीटीएडी ने, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। एनटीपीसी ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईएफएम भोपाल के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के साथ समझौता किया है। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने अगले 10 वर्षों में 30 करोड़ भारतीय युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? युवा के साथ। युवा क्या है, पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिए। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? पार्थिव पटेल ने, ये विकेट कीपर बल्लेबाज थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। फोर्ब्स की 17वीं वार्षिक 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कौन से स्थान पर हैं? 41वें स्थान पर हैं। और भी कुछ भारतीय हैं इसमें, उनका भी रैंक ध्यान में रखिए। रोशनी नादर मल्होत्रा एचसीएल की सीईओ हैं, 55वें स्थान पर हैं। बायोकॉन की सीएमडी हैं किरण मजुमदार शॉ, 68वें स्थान पर। रेणुका जगतियानी, ये लैंडमार्क समूह की प्रमुख हैं, 98वें स्थान पर हैं, ठीक है। और इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल लगातार 10वें साल पहले स्थान पर हैं। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए नई बैग नीति जारी की है। इसके तहत कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार कितना होगा? छात्र के कुल वजन का 10%। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को पहली बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल का दर्जा दिया है? ब्रेक डांस को। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम वाणी योजना के तहत देश भर में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितना डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? 1 करोड़। यहाँ पे पीएम वाणी का फुल फॉर्म होगा पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में हवा से पानी बनाने का तकनीक इजाद किया है? आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की निगरानी और डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोविन 20 इसका नाम है। और जो भारत सरकार ने कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम क्या है? आरोग्य सेतु। हाल ही में फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में किसे स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? रेसलर बजरंग पुनिया और निशानेबाज एलावेनिल वाला रिवन को, ठीक है। बजरंग पुनिया हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एलावेनिल वाला रिवन ये तमिलनाडु की हैं। इस पुरस्कार समारोह में और भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है अच्छे से ध्यान में रखिए। सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार का पुरस्कार मोना पार्थ सारथी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार राधा कृष्ण नायर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अन्नू रानी को, ये जेवलिन थ्रोअर है। 10 दिसंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया? तो 2020 का थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 9 दिसंबर से भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किन 2 खाड़ी देशों के 6 दिवसीय दौरे पर हैं? तो 9 से 14 दिसंबर के बीच जो है भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। और किन 2 देशों का दौरा कर रहे हैं? सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरात। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखिए। इन दोनों देशों की यात्रा करने वाले मनोज मुकुंद नरवणे पहले भारतीय थल सेना प्रमुख बने हैं। यानी इसके पहले इतिहास में अभी तक कोई भी भारतीय सेना प्रमुख जो है खाड़ी देशों का आधिकारिक दौरा नहीं किया था। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रट जाइए। आपको बता दें मनोज मुकुंद नरवणे पिछले महीने यानी नवंबर माह में
नेपाल का दौरा किए थे, उस समय नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इन्हें जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। और उसके पिछले महीने यानी अक्टूबर में ये म्यांमार के आधिकारिक दौरे पर भी गए हुए थे। ये है भारतीय सेना प्रमुख, लेकिन हाल ही फिलहाल में बहुत सारे विदेश दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे सऊदी अरब का बात चला है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारत और सऊदी अरब ने पिछले साल आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना भी की है। वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात इसी साल यानी 2020 में मंगल मिशन लॉन्च किया है और इस तरह से यह पहला खाड़ी देश बना है। और इसके मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। इसे अल अमल मिशन भी कहा जा रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात इसी साल इजराइल के साथ राजनयिक संबंध के साथ शांति समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश बना है। वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात के बाद बहरीन ने भी इजराइल के साथ जो है शांति समझौता कर लिया है। अब इन दोनों देशों के बारे में जानिए। ये दोनों खाड़ी देश हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, मुद्रा का नाम है रियाल। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। इसी साल आईपीएल के 13वें संस्करण का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में ही किया गया था। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, संसद का नाम है फेडरल नेशनल काउंसिल और मुद्रा का नाम है दिरहम। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन परिसर का शिलान्यास किया। इसकी कुल लागत क्या है? तो नया संसद भवन बनाया जा रहा है दिल्ली में। इसकी कुल लागत है 971 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास तो कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके निर्माण कार्य पर रोक लगाया हुआ है, अभी इजाजत इसकी नहीं दी है। शिलान्यास हो गया है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, पेपर वर्क हो रहे हैं, लेकिन अभी निर्माण कार्य जो है शुरू नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका इजाजत नहीं देगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसके तहत जो है बहुत सारे वहां पे बिल्डिंग बनाए जाएंगे जिसमें संसद भवन भी है। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ध्यान में रखिए। ये जो संसद भवन बनाया जा रहा है, इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण जो है 64,500 वर्ग मीटर में किया जाएगा और 2022 तक लक्ष्य रखा गया है कि ये बनकर तैयार हो जाएगा। नया संसद भवन जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नए संसद भवन में 1272 सीटें होंगी, कुल सीटें होंगी 1272, जिसमें लोकसभा के लिए बैठने की क्षमता होगी 888 और राज्यसभा के लिए बैठने की क्षमता होगी 384। लेकिन ध्यान में रखिए, लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या है 545। इसमें से 2 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और 543 सीटों पर चुनाव होता है। यानी वर्तमान में 543 सीट हैं चुनाव के लिए। वहीं वर्तमान समय में राज्यसभा की 245 सीटें हैं। ठीक है, मैक्सिमम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें हैं। एक नजर पुराने संसद भवन पर डालिए। 566 मीटर व्यास वाले इस संसद भवन का निर्माण जो है 1921 में शुरू हुआ था और इसका निर्माण कार्य 1927 में खत्म हो गया और 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। संसद भवन के अलावा राष्ट्रपति भवन जो है ये सभी रायसीना हिल्स पर स्थित हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है। ब्रिटिश काल के इन भवनों का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। इसीलिए लुटियंस की दिल्ली कहा जाता है। वो जो क्षेत्र है जहां पे सारे संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, उसे लुटियंस का दिल्ली कहा जाता है। नासा ने हाल ही में अपने आर्टेमिस मून मिशन के लिए अंतिम चयन में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को शामिल किया है? तो नासा का मून मिशन है, इसका नाम है आर्टेमिस मिशन, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन के लिए नासा ने 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इसमें से एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति हैं राजा जॉन वुरपुत्तुर-चारी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। राजा जॉन वुरपुत्तुर-चारी जो है ये दूसरे भारतीय होंगे जो कि चांद पर कदम रखेंगे। पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, जो कि 1984 में चांद पर गए हुए थे। तो राकेश शर्मा पूर्ण रूप से भारतीय थे, लेकिन चारी जो है राजा चारी ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये अमेरिकी नागरिक हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। नासा 2024 में 18 सदस्यीय दल के साथ अपने मून मिशन आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करेगा और इस मिशन के लिए
18 में से 9 महिलाएं हैं, यानी आधे आधे महिलाएं हैं और आधे पुरुष हैं जो पहली बार चांद पर उतरेंगी। पहली बार महिलाएं जो है चांद पर जा रही हैं। नासा हाल ही में ISS पर मूली उगाने वाला पहला अंतरिक्ष एजेंसी बना है। वैसे नासा ने 2014 से 2016 के बीच में पत्ता गोभी को उगाया था ISS पर, और हाल ही में मूली यानी रेडिस को उगाकर इसने इतिहास रच दिया है। और हाल ही में नासा के सोफिया नामक टेलीस्कोप ने चंद्रमा पर पहला ज्ञात पानी की खोज की है। और नासा का एक अंतरिक्ष यान है ओसिरिस रेक्स, ये हाल ही में एक एस्टेरॉइड पर उतरा था, यानी क्षुद्र ग्रह पर। उसका नाम है बेन्नू। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में गठन किया गया था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ध्यान में रखिए, वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय है। प्रमुख है नासा के जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना लॉन्च किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रियायत दर पर ऋण प्रदान करने के लिए इस बैंक ने इस योजना को लॉन्च किया है। और ये योजना जो है बेंगलुरु की बैंक ऑफ बड़ौदा जो ब्रांच है राममूर्ति नगर में, वहां से शुरू की गई है। धीरे धीरे अन्य शहरों में भी शुरू की जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा का गठन हुआ था 1908 में। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। वर्तमान में चेयरमैन है हसमुख अधिया और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं संजीव चड्ढा। ठीक है, ये संजीव चड्ढा होंगे, मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग में। 2023 में इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 2023 में इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स का आयोजन किया जाएगा ईस्ट अफ्रीकन कंट्री मेडागास्कर में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। पहले इसका आयोजन मालदीव में किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण रोक दिया गया है। अब इसका आयोजन किया जाएगा मेडागास्कर में। मेडागास्कर जो है पूर्वी अफ्रीकी देश है, बहुत ही छोटा देश है। इसकी राजधानी है एंटानानारिवो। प्रेसिडेंट है एंड्री राजो एलिना। संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है मालागासी ए रीति। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो IGF के नए प्रेसिडेंट बनी है एनिका सोरेन स्टैम। ऑप्शन बी सही उत्तर है। एनिका सोरेन स्टैम को पीटर डॉसन की जगह नियुक्त किया गया है। पीटर डॉसन पिछले 10 सालों से इस पद पर थे, तो हाल ही में ये रिटायर हुए हैं, पद से हट गए हैं। तो IGF की नई अध्यक्ष बनी है एनिका सोरेन स्टैम। एनिका सोरेन स्टैम जो है स्वीडन की पूर्व गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, IGF का गठन हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब से शुरू किया जाएगा? तो भारत में पहली बार इस मिशन की शुरुआत की जाएगी जनवरी 2021 से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये मिशन क्या है वो जानना जरूरी है। इस मिशन का उद्देश्य जो है भारत का प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट स्वास्थ्य ID प्रदान किया जाएगा जो कि हेल्थ अकाउंट के तौर पर काम करेगा। और इस अकाउंट में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति, उपचार और निदान जैसे मेडिकल रिकॉर्ड रखे जाएंगे। यानी इस मिशन के तहत हर भारतीय को एक विशेष स्वास्थ्य ID दिया जाएगा। उसका जो भी स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड जो भी डेटा होंगे, ये सारे के सारे डेटा जो है उसके अकाउंट में इकट्ठा रहेंगे। तो यही है ये मिशन। इस मिशन का संचालन जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। जनवरी 2021 में इस मिशन की शुरुआत की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक का टीका लेने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इनका नाम है मार्गरेट किनन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये ब्रिटेन की 90 वर्षीय महिला है। इन्होंने ये टीका ले लिया है। आपको बता दें, ब्रिटेन ने इस टीके को हाल ही में इस्तेमाल की मंजूरी दी है और इस तरह से इस टीके के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना है। और वैसे किसी भी कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला ब्रिटेन विश्व का दूसरा देश है। पहला देश है रूस। रूस ने एक कोविड-19 टीका बनाया है, उसका नाम है स्पुतनिक 5। तो उस टीके का इस्तेमाल करने वाला रूस विश्व का पहला देश है। आपको बता दें, स्पुतनिक 5 का निर्माण भारत में भी किया जाएगा और भारत में 2021 से स्पुतनिक 5 टीके का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा? हैदराबाद स्थित हेटेरो बायो फार्मा द्वारा। फाइजर बायोएनटेक का निर्माण किया है फाइजर और बायोएनटेक ने। फाइजर अमेरिकी कंपनी है और बायोएनटेक जो है जर्मनी की कंपनी है।
ब्रिटेन इस टीके के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश है। 10 दिसंबर 2020 को दूसरे लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो 10 दिसंबर को दूसरे लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन किए लद्दाख के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। 12 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है लद्दाख के लेह जिले में। वर्तमान में राधा कृष्ण माथुर जो हैं ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अभी बताया, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था, ध्यान में रखिए। और यहाँ पर 2 जिले हैं, एक लेह और एक कारगिल है। 8 से 9 दिसंबर के बीच भारत यूनाइटेड अरब अमीरात खाद्य सुरक्षा सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत यूएई खाद्य सुरक्षा सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया दुबई में। यूनाइटेड अरब अमीरात का यह सबसे बड़ा शहर है दुबई। दुबई में ही इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 20 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव कृषि के लिए नवीन कुमार चौधरी ने। और इस सम्मेलन में हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर को प्रदर्शित किया गया और ये पहली बार है जब यूनाइटेड अरब अमीरात को कश्मीरी केसर निर्यात किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन दुबई स्थित भारतीय दूतावास, भारतीय उद्योग परिसंघ और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स यानी शहरी सुशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें ओडिशा पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़, केरल चौथे स्थान पर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस इंडेक्स को प्रज्ञा फाउंडेशन ने 2017 से 2020 तक राज्यों के बारे में अध्ययन करके जारी किया है। इस इंडेक्स में 28 राज्य और दिल्ली को शामिल किया गया था। इसमें पहले स्थान पे ओडिशा है, ठीक है, और सबसे निचले स्थान पर है नागालैंड। दिल्ली 13वें स्थान पर है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इस सूची में शामिल किया गया है। राज्यों को उनके स्थानीय स्वशासन और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के आधार पर यह सूचकांक जारी किया गया है। अब आंसर था ओडिशा। यहाँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं 2020 में, जैसे कि यहाँ की सरकार ने अंतर जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है। सेचा समाधान ऐप लॉन्च किया है। वहाँ पे जो किसान हैं पानी की उपलब्धता के संकट से गुजरते हैं तो उन्हीं के समाधान के लिए सेचा समाधान ऐप लॉन्च किया गया है। गो स्विफ्ट पोर्टल लॉन्च किया है इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज में पानी की आपूर्ति के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है ओडिशा। वहीं सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए यानी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भी यह पहला राज्य है। भूमिहीन किसानों के लिए यहाँ की सरकार ने एक बलराम योजना शुरू की है। मो सरकार अभियान लॉन्च किया गया है। ओडिशा में प्रशासन में सुधार के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब ओडिशा से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी जान लीजिए। स्टेट फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी NTPC ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। ओडिशा की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मोहम्मद रफीक यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ओडिशा का हाई कोर्ट कहाँ पर है? कटक में है। जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 है। राजकीय पशु सांभर हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल अशोक। ओडिसी सवारी पेंका, मुडरी, आया तथा घुमुरा यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गैरमाथा नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य, लखारी वैले वन्यजीव अभयारण्य सभी ओडिशा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। हीराकुंड डैम महानदी पर है। मंदिरा डैम शंख नदी पर, रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जैसे कि जुआंग, खरिया, चेंचू और सोंड। नेक्स्ट, कमला देवी
चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार दो लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, जयराम रमेश और अमित आहूजा को। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, जयराम रमेश जो है वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, वहीं अमित आहूजा जो है ये वर्तमान समय में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है उसमें ये प्रोफेसर हैं। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों को किस पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया है? जयराम रमेश को उनकी पुस्तक ए चेकर्ड ब्रिलियंस द मेनी लिव्स ऑफ वीके कृष्ण मेनन, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं अमित आहूजा को उनकी पुस्तक मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे नोट करिए कि 2019 में ये पुरस्कार किसे दिया गया था? ओरनित शानी को ये पुरस्कार दिया गया था उनकी पुस्तक हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक के लिए। ठीक है, इस पुस्तक का पूरा नाम ये है। और ये जो पुरस्कार है ये न्यू इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 2018 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और इसके तहत 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। इस बार दो लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है, तो 15 लाख रुपए में ये लोग शेयर करेंगे। नेक्स्ट, राजेश बिंदल निम्न में से किस हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के ये नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये कार्यवाहक के तौर पर नियुक्त हुए। हो सकता है पूर्ण रूप से इन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए, क्योंकि 9 दिसंबर को गीता मित्तल वहां की मुख्य न्यायाधीश थी, वो रिटायर हो गई। आपको बता दें गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। 2018 में उन्हें बनाया गया था, तो 9 दिसंबर 2020 को वो रिटायर हो गई हैं। उनकी जगह पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है राजेश बिंदल को। जम्मू कश्मीर की बात करें तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था 14 मई 1954 को और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया 31 अक्टूबर 2019 को, यानी 31 अक्टूबर 2019 को भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है अस्तित्व में आए, एक लद्दाख है। जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या 20 है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था निम्न में से किस राज्य की सरकार ने द्वारे सरकार नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर था 2 दिसंबर, ऑप्शन बी।